जी जनाब, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एक स्टेटमेंट है जनाब, जो कि हमारे पास हमारे बैंक बैलेंस को बैंक बुक के बैलेंस के साथ, जो कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी जिसे हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, उसके साथ रिकंसाइल करने के लिए होता है। ठीक है, एक चीज समझना जरूरी है, वो ये है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन लेट मी रिपीट वंस, ताकि चीजें डेवलप हो जाएं, चीजों का एक पर्सपेक्ट डेवलप हो जाए, फिर हम उसके बाद अगले इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, नॉर्मली होता ही है कि जब भी आप कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप बैंक को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। सेम एंट्री बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि जो आपने बैंक से लेने होते हैं वो बैंक के लिए पेएबल होते हैं। जो आपका बैंक बैलेंस होता है, जो आपका एसेट होता है, वो बैंक के लिए उसकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, जब भी आप अपने एसेट में कुछ पैसे जमा कराते हैं तो बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज होती है। इफ यू थिंक योर सेल्फ एज ए बिजनेस, एज ए बैंक, तो आपके पास जिस बंदे ने पैसे रखवाए हुए हैं वो आपका क्रेडिटर है, और आपने जिस बंदे से पैसे लेने हैं वो आपका डेटर है। ठीक है, उसने आपको पैसे देने हैं, राइट। तो बिजनेस क्या करता है नॉर्मली, बैंक की जिम्मेदारी होती है, बैंक जो है ये कैश मर्चेंट भी हम इसे कहते हैं, कि ये कैश लेता और देता है। ठीक है जी, इसका बिजनेस है पैसे लेना और देना। ये पैसे लेता है और उनका अपने पास सेव कर लेता है, किसी और को देता है, उससे पैसे वापस लेता है, यानी कि उसको देता है कैश, तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, और यानी कि जिसको हम कहते हैं बैंक से लोन लिया, आपने क्यूएम के अंदर पढ़ा होगा, तो उसको जो है ना वो कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। ठीक है जी, जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि बैंक से रिलेटेड होती है, हम बैंक को डेबिट करते हैं या बैंक को क्रेडिट करते हैं, तो सिमिलर लेकिन ऑपोजिट एंट्री बैंक में की जाती है, ताकि बैंक वाले भी अपने पास अपना पेएबल या रिसीवेबल रिकॉर्ड करें। ठीक है जी, जो भी ट्रांजैक्शंस आप बैंक के साथ करते हैं वो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में जाती हैं, या वो आपका अलग से बैंक बुक होता है, बैंक अकाउंट होता है, जिसमें आप बैंक का जो अकाउंट होता है, जो आपके लेजर्स के अंदर पड़ा होता है, आप उसमें एंट्रीज करते हैं। जो बैंक होता है वो आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि आपने फंड्स जमा कराए हैं या फंड्स निकलवाए हैं इन एंड आउट, उसकी बैंक अकाउंट में जो है ना वो एंट्री करता है, और आपको फिर मंथ एंड पे या किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद बैंक स्टेटमेंट के नाम से एक चीज मिल जाती है, जिसमें कि आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इस पूरे एक महीने के दौरान या एक साल के दौरान या 15 दिनों के दौरान, जितनी देर की वो बैंक स्टेटमेंट होती है, आपने इतने पैसे बैंक में जमा कराए हैं, इतने आपने निकलवाए हैं, इतने आपके कस्टमर्स ने आपके बैंक में जमा कराए हैं, इतने आपने खर्चे पे किए हैं यहाँ से, एंड सो ऑन। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ जाती, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, और एक आपके पास कैश बुक होती है। ठीक है जी, नॉर्मली आइडियली ये दोनों जो ट्रांजेक्शंस होती हैं ये एक दूसरे का मिरर इमेज होनी चाहिए। क्योंकि जो ट्रांजेक्शंस आप बिजनेस में कर रहे हैं, या आ रही हैं, ये जा रही हैं, वो बैंक को भी करनी चाहिए अपने पास। लेकिन कभी कभार कुछ डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं, ऐसे डिफरेंसेस जो कि आपने दोनों लोगों ने, आपने अपने पास एंट्रीज की हैं, बैंक ने अपने पास एंट्रीज की हैं, तो दोनों लोग कुछ गलतियां कर सकते हैं, या दोनों लोग कुछ मिसिंग्स कर सकते हैं। कुछ ऐसी एंट्रीज जो बिजनेस में हो गई, बैंक में नहीं हुई, कुछ ऐसी एंट्रीज जो बैंक में हो गई लेकिन बिजनेस की बुक्स में नहीं हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की जो 3-4 मेन चीजें हैं, इनकी वजह से जो क्लोजिंग बैलेंस होता है बैंक का, बैंक स्टेटमेंट में कुछ और आ सकता है और आपके अकाउंट्स में कुछ और आ सकता है। अच्छा, अब बात यहां पे आती है कि इन दोनों में से कौन सा बैलेंस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही लोग गलतियां कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई भी बैलेंस एक्चुअल नहीं होगा। हमें एक एक्चुअल बैलेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से निकलता है, और ये जो एक्चुअल बैलेंस है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, एज ए बैलेंस इन बैंक। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस जो इसकी वजह बनते हैं, उन डिफरेंसेस को हम कुछ मेजर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं 3 कैटेगरीज में, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस की बुक्स का बैलेंस और बैंक की जो बुक्स हैं उनका बैलेंस, इन दोनों के दरम्यान में जो डिफरेंस है वो 3 तरह के हो सकते हैं। कुछ एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, बैंक ने गलती कर दी या आपने गलती कर दी। ठीक है जी, तो जो गलतियां बिजनेस करेगा वो एडजस्टेड कैश बुक में रिपोर्ट होंगी, एडजस्टेड कैश बुक बनेगी और उस एडजस्टेड कैश बुक के साथ उसकी एंट्रीज होंगी।
लेकिन जो एरर्स बैंक करेगा वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर वो एरर्स लिख दिए जाएंगे। अच्छा, कुछ ओमिशंस होती हैं, यानी कि एंट्री करनी थी आपने नहीं की। अगर बिजनेस ने कोई एंट्री करनी थी और नहीं की तो वो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगी, ठीक है। और अगर बैंक ने करनी थी एंट्री और वो नहीं की तो वो बीआरएस में जाएगी। सिमिलरली कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं कि आपने चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक के पास अभी गया ही नहीं वो चेक, वो क्लियर नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक्स, इस तरह के जो टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं जिसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है वो भी बीआरएस में रिपोर्ट होते हैं। तो यहां से जो बात पता चली है वो ये है कि अगर एरर्स और ओमिशन हो, एरर का मतलब कुछ काम गलत कर दिया, या ओमिशन का मतलब है कि एक काम करना था, एक एंट्री करनी थी वो नहीं की, तो एरर्स और ओमिशन जो हैं वो एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। और जो बैंक रिकंसिलिएशन, जो बैंक की गलतियां हैं या बैंक की मिसिंग्स हैं वो बैंक रिकंसिलिएशन में जाएंगी। और एक चौथी चीज है, पांचवी चीज है, विच इज टाइमिंग डिफरेंसेस, अनक्रेडिटेड और अनप्रेजेंटेड चेक्स आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, मैं इसलिए समराइज्ड फॉर्म में आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हमेशा दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट आप बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक, और इसमें ओपनिंग बैलेंस वो होगा जो कि आपके ट्रायल से आ रहा है, जिसे हम अनएडजस्टेड बैलेंस कहते हैं। अनएडजस्टेड बैलेंस वो आप यहां पे लिख देंगे। जितनी भी एंट्रियां एडजस्टेड कैश बुक में होनी थी, यानी कि ऐसी चीजें थी जो एक्चुअली होनी चाहिए थी, बैंक ने आपके बिहाफ पे आपके बिल पे कर दिए, एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे क्योंकि वो एंट्री होनी है। बैंक ने कर दिया, आपने नहीं की, बैंक ने आपके बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे किया, बैंक ने इंटरेस्ट पे किया या आपको इंटरेस्ट दे दिया, वो तमाम चीजें आपकी कैश बुक के अंदर एंटर होनी चाहिए, तो हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ जो पार्ट बी होगा दैट विल बी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगी इसको सिंपल आपने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है ओपनिंग बैलेंस से, जो कि स्टेटमेंट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है। क्योंकि हम लोगों ने बात की है कि जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस होता है और जो आपकी बुक में कैश का बैलेंस होता है वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, इसलिए अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है एडजस्टेड कैश बुक के अंदर तो बैंक रिकंसिलिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, हमारा जो डेबिट होगा वो बैंक का क्रेडिट होगा। एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज इसलिए कहते हैं कि अगर आप कभी शीशे के आगे खड़े हो और आप अपना लेफ्ट जो हाथ है वो ऊपर करें तो आपको लगेगा कि शीशे में जो साहब खड़े हुए हैं वो अपना राइट हैंड ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो राइट है, लेफ्ट है, वो बैंक का राइट है और आपका जो राइट है वो बैंक का लेफ्ट है, एंड सो ऑन। तो जनाब, बैंक का अगर बैलेंस क्रेडिट होगा तो वो आप यहां पे लिख देंगे। अगर वो बैंक का बैलेंस डेबिट होगा तो इसका मतलब है कि आपके लिए वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है कि कभी कभार ऐसे होता है कि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, ठीक है। और ये मोमेंटरी ऐसे होता है कि आपकी बिजनेस में आपके अकाउंट में अगर पैसे कुछ कम भी हो फिर भी बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देता है, आपका चेक क्लियर कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके बैंक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बैंक कहता है यार टेंशन नहीं लेनी, तुम मेरे साथ इतने पैसे तुमने मेरे पास जमा कराए हैं, तुम्हारे पैसों से आगे उनको मैंने लोन दे दे के इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जो है ना वो फैसिलिटेट जरूर कर दूंगा, ठीक है। आप बैंक को कहते हैं यार इतना टाइम हो गया तुम्हारे साथ, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारा एक कस्टमर आया था, उसका चेक था 50,000 का, हमारे अकाउंट में 49,000 पड़े हुए थे, तो तुम अपने 5,000 रुपया दे देते, फिर क्या होता, हमारी इज्जत बचा लेते, हमारा तो चेक डिसऑनर हो गया, हमारी तो बेइज्जती हो गई। तो बैंक जो क्या है वो ये करता है कि आप टेंशन ना लें, आपके अकाउंट में अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो हम आपको उसका ओवरड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद आपसे जब पैसे आएंगे तो हम उसे लिख लेंगे। इसे हम नेगेटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कहते हैं, या इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो आपने सिंपल उसको नेगेटिव में लिख देना है, और अगर वो ओवरड्राफ्ट नहीं है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो फिर आपने सिंपल उसको पॉजिटिव में लिख देना, ठीक है जी। अच्छा, ये तमाम एंट्रीज करने के बाद गौर से सुन लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से कराता होता हूं। आपने हमेशा इसी तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एडजस्टेड कैश बुक और सारी चीजें बनानी है।
ठीक है, आपने जो चीजें आपके कैश बुक में डेबिट होती हैं, ठीक है, वो तमाम वो चीजें हैं जिससे आपका अकाउंट बैलेंस जो है ना वो इंक्रीज होता है, ठीक है, वही तमाम चीजें यहां पे प्लस होंगी, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट में चक्कर में पड़ने की बजाय आप सिंपल ये रखें कि एडजस्टेड कैश बुक में जो चीजें ऐड होंगी वो तमाम चीजें बैंक में भी ऐड होंगी, और एडजस्टेड कैश बुक में से जो चीजें लेस होंगी उसी तरह की चीजें आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर से भी लेस होनी चाहिए। फर्ज करें कि आपने बैंक ने कोई ऐसी पेमेंट कर दी जो कि उसने यहां से लेस कर दिया आपके बैंक के बैलेंस से, यानी कि पेमेंट जो है बैंक ने कर दी तो उसने यहां से लेस की है, आप अपने एडजस्टेड कैश बुक में से भी लेस करेंगे। यानी कि इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि उन्होंने बिल पे किया है कंपनी का विच इज 4250 का 4250 का बिल उसने पे किया है, तो वो बैंक रिकंसिलिएशन में से माइनस, बैंक स्टेटमेंट में से माइनस होगा, हो चुका है इस अमाउंट से, हम लोग सिंपल यहां पे माइनस कर देंगे बिल 4250 एंड सो ऑन। जो चीजें यहां पे प्लस होंगी वो सारी यहां पे भी प्लस होंगी, जो माइनस होंगी यहां पे वो यहां पे भी माइनस होनी चाहिए। तो वो सेम है, प्लस और माइनस और डेबिट और क्रेडिट के चक्कर में पड़ने की बजाय अगर आप सिंपल ये चीज ध्यान में रखें तो फिर आपके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझना आसान है, ठीक है जी। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, उसमें चीजें ऐड या लेस करेंगे जो ऐड या लेस करनी है, और फिर उसके बाद हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है जनाब। इधर हम लोग कैश बुक की एंट्री कर रहे थे, कैश बुक में वो तमाम एंट्रीज जो कि बिजनेस को करनी चाहिए थी और बिजनेस ने नहीं की वो सारी हम यहां से ऐड और लेस करते चले जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का, और क्लोजिंग कैश बुक के बैलेंस को जब आप यहाँ पे डालेंगे तो आपके पास रह जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये जो क्लोजिंग कैश बुक का बैलेंस आ रहा है और ये जो एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए हमेशा, ठीक है जनाब। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी एंट्रीज ठीक कर दी, अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा तो बहरहाल आप एक दफा देख लीजिए कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि कोई एक ऑब्वियस गलती कर दी है, कुछ हेडलेस यहाँ से चेक कर लें, यहाँ पे देख लें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे तो नहीं है जो कि आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करने थे लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हुए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं, यहाँ पे इनकम आएगी, और कुछ इनकम हो सकता है आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली हो तो ये इनकम यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इसको एक दफा चेक कर लेना, बहुत ज्यादा इस पर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल एडजस्टेड कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आपको जब अवेलेबल होती है तो उससे क्वेश्चन बनाना और ये वाली सारी चीजें करना शायद ये बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग अब इंशाल्लाह आगे अगले 1-1.5 घंटे में 3-4 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं जनाब। बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक दी हुई है आपको, आपने बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को आपस में कंपेयर करना है और जो एंट्रीज यहां पे हुई हैं और यहां पे नहीं हुई वो उनको पकड़ लेना है, और जो एंट्रीज यहां पे हुई हैं और यहां पे नहीं हुई उनको भी पकड़ लेना है, और फिर उसके बाद उनकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देनी है। जैसे ये क्वेश्चन है कि जिसमें बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक दोनों दी गई हैं, आपने इस क्वेश्चन का भी जब सोल्यूशन करना है तो आपने एक एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो एक दूसरे के साथ टैली करना चाहिए, यानी कि एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है ना ये टैली करना चाहिए। अब ये बहुत ही सिंपल है, आई एम वेरी श्योर कि सारे बच्चों को ये वाला सवाल आता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता फिर भी मैं इस क्वेश्चन को जो है ना वो वहां पे अपलोड कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन है और इसके साथ एक और क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन के ऊपर इस सेशन में हम लोग वक्त जाया नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त हम लोग रिवीजन सेशन कर रहे हैं और रिवीजन सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मुश्किल चीजों की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, इसमें इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप 1 बाय 1 कैश बुक की एंट्रीज और बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज को एक दूसरे के साथ टिक कर लेंगे, फिर जो चीजें रह जाएंगी उनसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर 2 मिनट और बात करते हैं, ठीक है जी। बैलेंस बॉट डाउन 11,500 है ओपनिंग, और आपके पास यहाँ पे भी 11,500 है, ये ओके है। डेटर्स को आपने पेमेंट की 8,000 की, वो पेमेंट आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है 8,000 की, लेकिन टीचर को पेमेंट की है आर को, वो आपके पास यहाँ पे नजर नहीं आ रही।
तो ये एक डिफरेंस है जो कि आपका बैंक रिकंसिलिएशन का, जो आपके दोनों बैलेंसेस का क्लोजिंग का एक दूसरे के साथ डिफरेंस की वजह बनेगी। सिमिलरली क्रेडिटर को पे किया 900, यहाँ पे भी पे किया हुआ है। क्रेडिटर जमीर को 850 पे किया, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये भी एक रिकंसाइलिंग आइटम बनेगी। अंजुम को पे किया 2700, अंजुम को पे किया 2700। क्रेडिटर शकूर को पे किया 4000, ये भी नजर नहीं आ रहा, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी चीज है। तो ये जनाब ये 4 आइटम्स हैं जो कि आपके क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस की वजह बन रही है। इनको आप लोग जो है ना वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डालेंगे। हम लोग आगे चलते हैं जनाब, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉर्मली इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको बैलेंस दे दिया जाता है कैश बुक के हवाले से भी और बैंक स्टेटमेंट के भी हवाले से, ठीक है। फिर इसमें कुछ चेक्स इश्यूज हैं, चेक रिसीट्स हैं, ये जो चेक इशू होते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनकरेक्टेड चेक्स वगैरह, ये सारे हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन की अब मैं वीडियो प्ले करने लगा हूं, आप लोगों को भी इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन की वीडियो के बाद हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो जनाब नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो। एक बच्चा कह रहा है जी कि सर ऑटम 10 का क्वेश्चन 6 थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। वो मेरे टारगेट में तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे करें कि आप मुझे इसका व्हाट्सएप करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो मैं इसको देखूंगा। अगर तो ये वाकई ही थोड़ा मुश्किल सवाल हुआ तो मैं सब बच्चों के लिए रिकॉर्ड करवा दूंगा, और अगर ये कोई थोड़ा इजी सवाल हुआ, यानी कि इसमें 1-2 एडजस्टमेंट्स हुई, तो फिर मैं आपको उसका वॉइस नोट पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। तो हम लोग अब ये वाला जो सवाल है ये करने लगे हैं, बेसिक क्वेश्चन ऑफ BRS है। इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे विच इज सलीम्स कैश बुक दिसंबर 31, 2001 का सवाल है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक्स। और इसके बाद हम लोग ICAP का ऑटम 19 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, लैम्डा एस्टैब्लिशमेंट का, जो कि बिल्कुल रिसेंट सवाल आया हुआ है। तो ये 3 सवाल हैं जी जो हम लोगों ने अभी करने हैं।